नमस्कार, स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र के 5वें दिन की कार्यवाही जारी है। आपको बता दें कि इस दौरान बेमेतरा में फर्नीचर खरीद में गड़बड़ी का मुद्दा भी उठा। कांग्रेस विधायक आशीष छाबड़ा ने ही स्कूलों के लिए फर्नीचर खरीद में गड़बड़ी की ओर से सरकार का बयान दिया। आपको ये भी बता दें कि सरकार को जिस तरीके से खींचा गया है, उन्होंने कहा कि जिले में बड़े पैमाने पर अनियमितता की गई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश में खुल रहे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम से स्कूलों की संख्या, मान्यता और सेटअप के बारे में सवाल पूछा। जवाब में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकोम ने प्रदेश भर में 171 स्कूलों के संचालन शुरू होने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हर ब्लॉक में ऐसा एक स्कूल खोला जा रहा है जिसमें नियुक्ति और प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि दुर्ग के पाटन क्षेत्र में 1 से ज़्यादा स्कूल कैसे खोले गए हैं, जबकि कई ब्लॉकों में एक भी स्कूल नहीं खोला गया है। संतोषजनक उत्तर नहीं आने पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के सरकारीकरण करने का मामला अब और ज्यादा तूल पकड़ने लगा है। विधानसभा सत्र में लगातार विरोध के बाद अब भाजपा इस मामले को लेकर सड़कों पर उतर गई है। आपको बता दें कि आज जगदलपुर में भाजपा समेत भाजयुमो कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ गोल बाजार में विरोध प्रदर्शन किया। भाजयुमो जिला अध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि कांग्रेस अपने परिवार को लाभ पहुंचाने सरकारी पैसों का दुरुपयोग कर रही है और भाजपा प्रदेश की जनता के पैसों का दुरुपयोग होने नहीं देगी। अभी तो प्रदेश के संभाग मुख्यालय में भाजपा विरोध प्रदर्शन कर रही है और अगर कांग्रेस इस मामले में पीछे नहीं हटती है तो भाजपा इस मामले को लेकर पंचायत स्तर तक विरोध प्रदर्शन करेगी। सबके वरिष्ठ के नेता इस विषय को लगातार उठा रहे थे। माननीय केंद्रीय मंत्री ने भी इस विषय को हम सबके बीच में संज्ञान में लाया कि भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उनके दामाद को चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल को का बिल लाकर विधानसभा में उनका निजीकरण करना चाह रहे थे, जिसका भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा आज पूरे छत्तीसगढ़ के मुख्यालय पर पुतला दहन कर रही है। मैं आप सबके माध्यम से भूपेश बघेल से पूछना चाहता हूं कि ये छत्तीसगढ़ के जो सरकारी दामाद हैं, भूपेश बघेल जी के जो दामाद हैं, अगर दहेज ही देना था तो सरकारी संपत्ति इन्होंने क्यों चुनी? दहेज देने की और भी बहुत सारे चीज से ये छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार के दामाद जो हैं, उनको चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल का निजीकरण को देने का अधिकरण का जो बिल पास किया जा रहा था, उसका भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता पुरजोर विरोध करेगा। और आने वाले समय में भूपेश बघेल का जो ये काला चेहरा है, जो ये छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में शुक्रवार को शिक्षा के अधिकार के तहत होने वाले एडमिशन को लेकर सवाल जवाब हुए। जेसीसीजे विधायक धर्मजीत सिंह ने आरटीआई के तहत बच्चों के प्रवेश लक्ष्य पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि शैक्षणिक सत्र 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में आरटीआई के तहत कितने बच्चों को प्रवेश कराने का लक्ष्य रखा गया है और अभी तक कितने बच्चों को प्रवेश दिया गया है। अल्पसंख्यक वर्ग की ओर से संचालित निजी स्कूलों के लिए क्या आरटीआई लागू होता है? अगर हाँ तो क्यों? अल्पसंख्यक वर्ग के लिए प्रदेश में कौन कौन से स्कूल संचालित हैं और ये स्कूल कहाँ कहाँ पर चल रहे हैं? क्या इन स्कूलों में अल्पसंख्यक बच्चों को प्रवेश के लिए सीट आरक्षित है? वहीं जवाब में शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह ने कहा, आंकड़ों के साथ जवाब भी दिया और मंत्री ने बताया कि साल 2019-20 में 81,242 आरक्षित सीट रही, जिसमें सिर्फ 48,167 बच्चों को प्रवेश मिला। साल 2020-21 के लिए आरक्षित 81,242 थी, जिसमें 52,679 बच्चों को प्रवेश मिला। साल 2021-22 के लिए आरक्षण में 2,246 सीटें बढ़ाई गई। आरक्षण की कुल सीटों की जो संख्या है वो हो गई है अब 83,688, जिसके लिए प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है, जबकि अल्पसंख्यक वर्ग की संख्याओं में यह प्रक्रिया लागू नहीं होती है क्योंकि कानून में इसका प्रावधान नहीं है। संसद में पिछले
हफ्ते केंद्र सरकार के इस दावे के बाद देश में ऑक्सीजन की कमी से किसी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई। हंगामा खड़ा हो गया। और आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने अपने जवाब में कहा था कि राज्यों की ओर से उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है, जिसके बाद ये बातें चल रही हैं। वहीं एक पड़ताल में ये बात सामने आई है कि केंद्र ने इस साल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग से ये जानकारी मांगी ही नहीं है। ये बात जरूर है कि सोमवार को भोपाल के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बयान दिया था कि छत्तीसगढ़ में एक भी कोरोना मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यहां तक कि कोरोना के पीक यानी 26-27 अप्रैल को राज्य में 180 टन ऑक्सीजन की रोज जरूरत पड़ती थी, जब यहां भी उत्पादन रोजाना 410 था। उसके बाद इसी बीच केंद्र ने गुरुवार को चिट्ठी आने के तुरंत बाद स्वास्थ्य विभाग ने सभी 28 जिलों के CMHO से पूछ लिया है उनके यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी से कितनी मौतें हुई हैं। संसद में विपक्ष ने इस मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को घेरा और जवाब मांगा कि केंद्र ने इस बारे में राज्यों से कोई भी जानकारी नहीं मांगी। इसकी वजह पूछी गई और यही वजह है कि हंगामे के तत्काल बाद केंद्र की तरफ से ऑक्सीजन की कमी से मौत की जानकारी मांगी गई है। केंद्र का पत्र मिलते ही हेल्थ डायरेक्टर ने सभी जिलों के CMHO को पत्र लिखा है, ऑक्सीजन से कमी से मौत की जानकारी तत्काल भेजी जाए। जिलों से इसका ब्यौरा आने में 2 दिन लगेंगे, लेकिन इस बारे में गुरुवार को प्रदेश के महामारी नियंत्रक डॉक्टर सुभाष मिश्र ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी जानकारी में अब तक प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि ओबीसी रिजर्वेशन के मामले में कांग्रेस के आंसू घड़ियाली हैं, जबकि मेडिकल और डेंटल एजुकेशन में इस वर्ग को 27% आरक्षण देकर मोदी सरकार ने दिखा दिया है कि असल हितैषी कौन है। नरोत्तम मिश्रा ने और क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। देखो, तीनों मुख्यमंत्री हमारे पिछड़े वर्ग से हैं, माननीय उमा भारती जी, माननीय बाबूलाल गौर जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी। इसके पहले आप चले जाओगे तो जैन माननीय पटवा जी अल्पसंख्यक वर्ग से थे। ये सोचें कि एक भी नहीं बनाया, और जब बात करी आरक्षण की तो जुमलेबाजी करी, उसको इस तरह का बना दिया पूरे के पूरे प्रारूप को कि खामियां ही खामियां थी और इन्हीं के समय में स्टे मिल गया, इन्हीं की सरकार के रहते स्टे मिल गया। चिटफंड कंपनी हो या दूसरी कंपनियां जो गरीब का पैसा जमा कर लेती हैं वो हो, कोई भी हो, मध्य प्रदेश में हम किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। गरीब के साथ लूट बर्दाश्त नहीं होगी। ये कितने भी बड़े धन्ना सेठ हो, आगाह कर रहा हूं मैं उन्हें, गिरफ्तारी को तैयार रहे। कमलनाथ जी ने हमारे मित्र सज्जन वर्मा जी के कंधे का इस्तेमाल किया है और जिस व्यक्ति ने चुनाव आयोग को जो शपथ पत्र दिया उसमें अपनी भूमि 60 एकड़ बताई है, उसे कमलनाथ जी ने सज्जन वर्मा जी के द्वारा 1000 एकड़ बता दी। 2000 बीघा मतलब 2500 बीघा। अब आप कल्पना करो कि कमलनाथ जी ने खुद ने सज्जन वर्मा जी ने साबित किया कि भूमाफिया किस पार्टी में है। सहकारिता आंदोलन के प्रणेता इसके पिताजी रहे, बैठक में नहीं बुलाया। इससे भी आप दूसरी बात का अंदाजा करो कि ये ओबीसियों के प्रति इनका सोच क्या है। पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति को, अरुण यादव जी को बैठक में न बुलाना, पहले प्रदेश अध्यक्ष से हटवा दिया, खुद आके बैठ गए, फिर 15 महीने तक उनको वनवास में भेज दिया। अब जब खंडवा की बारी आई तो मुझसे टिकट ही नहीं माना, बैठक में नहीं बुलाया। कमलनाथ जी को अब मध्य प्रदेश में किसी ओबीसी की जरूरत नहीं है, उसको हैदराबाद वाले ओबीसी की जरूरत है। कोरोना के कल कुछ मामले बढ़े थे पर आज पुनः नियंत्रण में है। आज पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना के 10 प्रकरण कुल आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने घरों की ओर, गंतव्य की ओर जाने वाले 16 लोग हैं। मध्य प्रदेश के अंदर जैसा लक्ष्य सरकार ने रखा है, 70,000 से ऊपर प्रतिदिन हम टेस्ट कराएंगे। कोरोना को न बढ़े इसकी पूरी कोशिश।
और खबरों में आगे बढ़ते मध्य प्रदेश में ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े लोग अब सांसद, विधायक और मंत्रियों के फर्जी सिफारिश पत्र बनवाने से भी नहीं चूक रहे हैं। सीएम कार्यालय में अभी तक लगभग 10 फर्जी सिफारिशी पत्र जांच में पकड़े जा चुके हैं, जिसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान के ओएसडी आईपीएस मकरंद ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। कार्यालय में कुछ पत्र प्राप्त हुए थे जो प्रथम दृष्टया ही ऐसा लग रहा था कि फर्जी हैं। उनकी पुष्टि माननीय जनप्रतिनिधियों ने भी की है कि वे फर्जी हैं। उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई पत्र नहीं लिखा गया है। इस प्रकार के प्रकरण को डीआईजी अर्बन भोपाल को आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है। सर, किन विधायकों सांसदों के उसमें थे और कितने स्क्रूटनी में कितने पत्र इस तरीके से शामिल हुए? अभी तक लगभग 10 पत्र विभिन्न सांसद और विधायकों के प्राप्त हुए हैं, जिन्हें डीआईजी भोपाल को कार्रवाई के लिए भेजा गया है। सर, ये अनुशंसाएं जो की गई थी विधायक या फर्जी पत्रों में, ये क्या ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए थे, किस विषय को लेकर? इनमें से ये सभी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के लिखे हुए पत्र थे, जो जब जनप्रतिनिधियों से पुष्टि की गई तब वे पाए गए कि वो पत्र उनके द्वारा लिखे ही नहीं गए थे। सर, ये आवक जावक में आए थे क्या पोस्ट किए गए थे, किस तरीके से? ये दोनों तरीके से पत्र प्राप्त हुए हैं, आवक जावक के माध्यम से और पोस्ट के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से। सर, आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी जो है डीआईजी भोपाल के द्वारा अग्रिम कार्य। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित निलंबित एडीजी जीपी सिंह मामले में पुलिस ने राज्य से बाहर जीपी के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी है। निलंबित एडीजी जीपी सिंह की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली, ओडिशा समेत अन्य राज्यों में दबिश दी गई है, लेकिन अब भी पुलिस टीम के हाथ कुछ नहीं लग पाया है। हाथ खाली हैं। जीपी सिंह के जितने भी ठिकाने हैं पुलिस ने उनका खाका तैयार कर लिया है। और आपको ये भी बता दें कि कोतवाली थाने में आय से अधिक संपत्ति और राजद्रोह का मामला दर्ज है। इसके बाद पुलिस ने जीपी सिंह को नोटिस जारी करके पूछताछ के लिए थाने बुलवाया था। पुलिस दिन भर इंतजार करती रही, लेकिन जीपी सिंह ने वकील के माध्यम से पत्र भेजकर खुद को अस्वस्थ होना बताया। इस पत्र के बाद वो थाने नहीं पहुंची। दंतेवाड़ा जिले में इस साल 9 अगस्त को आने वाला विश्व आदिवासी दिवस बेहद खास होने वाला है। नक्सल प्रभावित कटे कल्याण से कुआकोंडा ब्लॉक तक 40 किलोमीटर लंबे रास्ते पर पुलिस बैलगाड़ी लेकर निकलेगी और इस रैली में एसपी से लेकर सरेंडर नक्सली, पुलिस के जवान, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन समेत अन्य ग्रामीण सभी पारंपरिक वेशभूषा में शामिल होंगे। और आपको बता दें कि जवानों ने अभी से रैली की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कटे कल्याण और कुआकोंडा इलाके में अब भी ऐसे कई गांव हैं जहां पर देवगुड़ी की कायाकल्प का काम शुरू किया गया है। ऐसे में विश्व आदिवासी दिवस के इस खास मौके पर अंदरूनी इलाके तेलम, टेटम, जियाकोड़ता समेत अन्य गांव में देवगुड़ी के कायाकल्प के लिए भूमि पूजन भी किया जाएगा। और ये जो रैली है जिन जिन गांव से होकर गुजरेगी वहां के ग्रामीणों को भी इस रैली में शामिल किया जाएगा। वहीं इस मौके पर दंतेवाड़ा के एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आदिवासी संस्कृति के अनुसार कटे कल्याण में ध्वजारोहण किया जाएगा और ध्वजारोहण कार्यक्रम में कलेक्ट्रेट दीपक सोनी भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रिश्तेदार बनाकर एयरपोर्ट पर वीआईपी सुविधा लेने वाले एरोड्रम थाने में धोखाधड़ी का केस अब दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार वीआईपी सुविधा लेने के लिए आरोपी मंत्री अमित शाह का नाम लिया करता था। एरोड्रम थाना टीआई राहुल शर्मा के मुताबिक टर्मिनल मैनेजर ने शिकायत दर्ज कराई। और आपको बता दें कि इंदौर एयरपोर्ट पर तकरीबन 11 महीने से पुनीत शाह नाम का व्यक्ति खुद को गृह मंत्री अमित शाह का रिश्तेदार बताकर वीआईपी सुविधा लिया करता था। मामला खुफिया एजेंसियों तक पहुंचा तो पता चला कि पुनीत गृह मंत्री का रिश्तेदार नहीं है। जानकारी मिली है कि पुनीत मुंबई का एक बड़ा कारोबारी है। उन्होंने बताया कि इंदौर से मुंबई जाते वक्त वो तत्कालीन डायरेक्टर
अरेमा सान्याल से वीआईपी सुविधा लेता था। मामला खुफिया एजेंसियों तक पहुंचा तो पता चला कि पुनीत गृह मंत्री का रिश्तेदार नहीं है। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस के पास अभी केवल पुनीत का मोबाइल नंबर और नाम है। पुनीत ऐसा क्यों करता था, इसकी जानकारी फिलहाल पुलिस को नहीं मिल पाई है, लेकिन पुलिस अब मामला दर्ज होने के बाद आगे की जांच करेगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें कोई एक पुनीत शाह हैं जो अपने मोबाइल से एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों को बताते थे कि हम गृह मंत्री जी के गांव के हैं और उनके परिचित हैं, और वो वीआईपी सुविधा अपने जो पैसेंजर्स जाते थे इंदौर एयरपोर्ट से उनके लिए सुविधा की मांग करते थे। उसी को लेकर आज एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें एरोड्रम थाने में अपराध 419-420 का पंजीबद्ध किया गया है। उसमें आगे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। सर कौन व्यक्ति सर ये कोई पुनीत शाह है, उनका नंबर है, उसके बारे में अभी डिटेल निकाली जा रही है और इसके बारे में जानकारी एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों को ही है, उनसे जानकारी ली जाएगी, फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। सर कितनी बार लगभग ऐसे कर चुका? अभी ये जानकारी उनके द्वारा नहीं दी गई है। अभी तो पत्र दिया है जिसमें प्रथम दृष्टया अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये चीज़ें आएंगी कि वो कितनी बार उनने सुविधा के लिए फ़ोन लगाया और किस किस को लगाया। सुविधा में सर क्या लेते सर? फिर भी अब ये अभी उनने जानकारी नहीं दी है, ये कि वीआईपी ट्रीटमेंट मिले जो उनके पैसेंजर्स आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े मंत्रियों के फर्जी सिफारिशी पत्र में जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही है, अब इस पर शिकंजा कसा गया है। भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, सिलवानी विधायक रामपाल सिंह, राजगढ़ विधायक रोडमल नागर, देवास विधायक महेंद्र सिंह सोलंकी के पत्र शामिल हैं। इंटेलिजेंस विभाग की सूचना के आधार पर सीएम कार्यालय ने फर्जी सिफारिश पत्र बनाकर अपने आवेदन के साथ भेजने वाले आरोपी सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों की धरपकड़ के निर्देश भी क्राइम ब्रांच को दे दिए हैं। पुलिस अब संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को अलग अलग जिलों से पकड़कर भोपाल लाकर पूछताछ करेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय भेजे गए फर्जी सिफारिश पत्र स्कूल, राजस्व और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं। इससे पहले उच्च शिक्षा, नगरीय प्रशासन, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग समेत अन्य विभाग के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े फर्जी सिफारिश पत्र पकड़ में आए थे। फर्जी सिफारिश पत्र का सबसे पहला जो मामला है वो मंत्री महेंद्र सिसोदिया के विभाग के सामने आया था। उसके पीए के नाम से आरोपी ने उन्हीं के विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों से लाखों रुपए ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर लिए थे। मुख्यमंत्री कार्यालय से जो है कल हमें एक आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उनके द्वारा स्क्रूटनी की गई है। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके जो है स्थानांतरण के लिए कुछ जनप्रतिनिधियों के नाम का दुरुपयोग करते हुए कुछ फर्जी या नोटशीट बनाई गई हैं जो उनके द्वारा स्क्रूटनी में परीक्षण कर प्रथम दृष्टा उसको फर्जी माना गया। उस पूरे मामले को भोपाल पुलिस को सौंपा गया है। भोपाल पुलिस के द्वारा जो है मेरे को इसमें क्राइम ब्रांच में जांच प्राप्त हुई है, उसमें हम जांच कर रहे हैं। जो प्रथम दृष्टा उन नोटशीट का जो है अवलोकन किया गया है, अवलोकन उपरांत पाया गया कि उसमें जो है 3 सांसद महोदय हैं। इसमें भोपाल सांसद हैं, राजगढ़ सांसद हैं और देवास सांसद हैं। 3 सांसद और एक सिलवानी विधायक जी हैं। इन चारों की जो है नोटशीट लगी हुई है और उसमें करीब करीब जो है स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और राजस्व विभाग के कुछ लोगों के जो है स्थानांतरण की रिकमेंडेशन की गई है। तथाकथित जो फर्जी नोटशीट है उनके द्वारा उन जनप्रतिनिधियों के नाम का दुरुपयोग करते हुए इसमें कुल जो नामों का परीक्षण किया गया है उसमें 27 के करीब नाम अभी जो है सामने आए और उसमें भिन्न भिन्न जिलों की जानकारी है। तो इसमें हम सभी जिलों में जो आवेदक हैं उनसे बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की इंदौर पुलिस नकली शराब को लेकर सख्त नजर आ रही है। दरअसल पुलिस ने भारी मात्रा में नकली शराब बरामद की है और आपको बता दें कि मंदसौर के बाद इंदौर में भी शराब पीने से 4 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 3 लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। शराब को लेकर एसपी ने कहा कि नकली शराब बनाई जा रही है और उसको बेचा भी जा रहा है। पैराडाइज बार में 7 दोस्तों द्वारा खाना खाया गया था और शराब का सेवन किया गया था। बाद में 24 और 25 को 2 दोस्तों की मृत्यु हुई। एक अन्य बीमार होने से अस्पताल में इलाजरत हुआ, पुलिस की जानकारी में प्रकरण आया। 26 तारीख को सपना बार में शराब का सेवन करने वाले सचिन गुप्ता की मृत्यु पुलिस की जानकारी में आई।
27 तारीख को भी एक युवक शिवरतन निवासी बाणगंगा की मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए AMD न्यूज़। नमस्कार।